तो चलिए सबसे पहले हम लोग वायरस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए वायरस जो होता है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, प्रकार का सूक्ष्म जीव ही होता है। मींस वायरस को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पे मैंने वैसे वायरस का एक डायग्राम निकाला हुआ है जो कि आप लोगों को राउंड शेप में शो हो रहा है, बट ये जो वायरस होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। कोई छड़ की आकृति के होते हैं, कोई क्रिस्टल की आकृति, मतलब अलग अलग आकृति के वायरस होते हैं। तो आगे जब मैं आप लोगों को इसका साइज एंड शेप बताऊंगी तो उस वक्त आप लोगों को मैं बता दूंगी। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। जो वायरस है उसको लैटिन वर्ड से लिया गया है, मतलब लैटिन वर्ड में एक विलियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन, और इसी विलियन वर्ड से बना हुआ है वायरस। क्लियर हुआ आपको क्या कहा मैंने? जो विलियन है वो कौन से भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, और विलियन का मतलब होता है पॉइजन। मतलब जो पहले के साइंटिस्ट थे वो भी जानते थे कि जो वायरस है वो कितना पॉइजनस होता है। अभी लास्ट टाइम जो कोरोना वायरस निकला था उसमें तो आप सभी परिचित ही होगी, कितना खतरनाक वायरस था, एक समान से पॉइजन के समान था, एक से जहर के समान था। तो उसी कारण इसको जो है वो वायरस नाम दिया गया है, क्योंकि जो वायरस होता है वो बिल्कुल एक पॉइजन की तरह होता है। ठीक, अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को वायरस के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी मतलब होता है साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग विषाणु विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विषाणु के, इनके प्रजनन, इनके वृद्धि, इनके ग्रोथ, जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी या फिर विषाणु विज्ञान कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और वायरस के बारे में आप लोगों को बता दूं। देखिए ये जो वायरस होता है ना वो सजीव और निर्जीव दोनों की भांति व्यवहार करता है। क्लियर हुआ? ये जो वायरस है वो सजीव के समान भी व्यवहार करता है और एक निर्जीव वस्तु के समान भी व्यवहार करता है। पूछे कैसे? अगर वायरस मान लो कहीं पे घूम रहा है या फिर कहीं बाहर में पड़ा हुआ है तो वो एक निर्जीव वस्तु के समान होता है, लेकिन जैसे ही वायरस किसी के शरीर में एंटर करता है, किसी जीवित कोशिका में एंटर करता है, वो एक सजीव के समान जो है वो अपना व्यवहार दिखाना चालू कर देता है। वैसे ही इनका जो भी कैरेक्टर वगैरह मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी, बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है कि वायरस एकमात्र इस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सजीव निर्जीव दोनों के समान व्यवहार करता है। अगर वो शरीर के बाहर है तो एक निर्जीव के समान है, अगर वो किसी के शरीर में एंटर कर लिया तो फिर वो सजीव के समान व्यवहार करता है। ठीक है, शरीर में एंटर करने के बाद ही जो वायरस होता है वो प्रजनन कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, और जो भी अपना पॉइजनस रूप है वो दिखा सकता है वायरस। बाकी अगर वायरस शरीर के बाहर कहीं पर पड़ा हुआ है या फिर हवा में मंडरा रहा है तो फिर वो उतना ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है। वो हमेशा किसी के शरीर के अंदर घुस करके ही अपना जो प्रजनन, वृद्धि वगैरह है, ग्रोथ वगैरह है, वो क्या करते हैं? वायरस कंप्लीट करते हैं। तो देखा जाए तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा जटिल होता है, एक प्रकार से जटिल संरचना है और बिल्कुल क्रिस्टल के समान की संरचना होती है। जैसे क्रिस्टल की आकृति बहुत जटिल होती है ना, सेम उसी समान जो वायरस की आकृति भी जो है वो काफी ज्यादा जटिल होती है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है 1935 में, अमेरिकी जो वायरोलॉजिस्ट थे, मतलब जो विषाणु वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है WM स्टेनले। उन्होंने कहा था कि जो वायरस है वो बिल्कुल क्रिस्टल के समान होता है, इनकी संरचना काफी जटिल होती है, ये एक प्रकार से क्रिस्टल के समान जो है वो व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी और क्या क्या है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं वायरस की बात करूं तो वायरस भी बहुत टाइप के होते हैं। पौधों वाले वायरस अलग होते हैं, जंतु वाले वायरस अलग होते हैं, तो आगे मैं आप लोगों को पूरा इसके बारे में बता दूंगी। क्लियर हो गया आपको वायरस का इंट्रोडक्शन? चलिए इस वायरस का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका। अब मैं आप लोगों को वायरस का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, इसके बाद जो भी चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना जरूरी है वायरस का, है ना। तो चलिए यहाँ भी आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो। तो देखो जो वायरस होता है वो एक एनवलप से ढका होता है, जैसे कि एनवलप होता है ना, तो जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? एनवलप कहलाता है। मतलब जो वायरस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या कहलाता है? आपका एनवलप कहलाता है ना कोई। और इसके बाद देखो यहाँ पे येलो येलो कलर का आप लोगों को शो हो रहा है, राउंड राउंड का शो हो रहा है, जो कि पूरे चारों ओर है, ये क्या कहलाता है? प्रोटीन कोट कहलाता है। इसको कैप्सिड भी बोलते हैं, एक और वर्ड है कैप्सिड, है ना, कैप्सिड बोलते हैं। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, जो कि किसको घेर के रखे होते हैं? आरएनए और डीएनए को। ये क्या है? डीएनए आरएनए। तो बेसिकली देखा जाए तो जो वायरस होता है वो प्रोटीन और डीएनए आरएनए से ही मिलकर के बना होता है ना। तो वायरस में प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं? जो डीएनए आरएनए होता है उसको पूरी चारों तरीके से जो है वो कवर करके रखा होता है, और ये पूरा वायरस का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एनवलप कहलाता है। बहुत छोटा सा ये डायग्राम है, बहुत ईजी है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा उसको क्या बोलोगे? एनवलप। एनवलप के अंदर में क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन से बना होता है कैप्सिड, और इस प्रोटीन कोट के अंदर क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। बस इतना ही है वायरस
का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। तो मैं वो क्या बोली, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, क्योंकि मैं नोट्स में तो वायरस का डायग्राम नहीं बनाई हूँ। तो ये वाला डायग्राम आप लोग अपने कॉपी में बना सकते हो, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब चलिए, ये तो हो गया वायरस का डायग्राम, लेकिन एक चीज और है कि जो वायरस होते हैं वो हमेशा राउंड शेप के नहीं होते हैं, वायरस अलग अलग शेप के होते हैं। तो एक बार चलिए हम लोग इसके शेप के बारे में भी देख लेते हैं वायरस के, है ना। तो देखिए, HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, आप लोग देख रहे हो कि ये सारे वायरस देखो राउंड राउंड है, दिख रहा है आप लोगों को, गोल गोल, ठीक है, राउंड शेप के हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एडिनो वायरस बिल्कुल एक क्यूब के समान है, जैसे क्रिस्टल होता है ना क्यूब, ऐसा वाला क्यूब देखे होंगे आप लोग, बिल्कुल क्यूब के समान है एडिनो वायरस। इबोला वायरस देखो, इबोला वायरस एकदम स्नैक के समान दिख रहा है, और कुछ वायरस तो बिल्कुल रॉड के समान भी होते हैं ना। यहाँ पे देखो बैक्टीरियोफेज कुछ अलग ही शेप का है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो देखो बैक्टीरियोफेज कुछ अलग ही शेप का है। तो कहने का मतलब है कि वायरस अगर नाम सुनते हो तो दिमाग में ये मतलब किसी गोल गोल होगा, है ना। कोरोना वायरस भी देखो समथिंग इस प्रकार से राउंड शेप का ही था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो वायरस होता है वो अलग अलग शेप का भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए हो ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब आप वायरस का शेप वगैरह बताओगे ना गाइस, तो ये सब भी आप लोगों को डायग्राम बनाना होगा। तो पूरा आप लोग ये डायग्राम को क्या करना, अपने नोट्स में बना लेना, ठीक। तो वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, वायरस का शेप हम लोग देख लिए, है ना। अब क्या देखते हैं हम लोग, वायरस का साइज देखते हैं। जो वायरस का साइज होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो बता दूं, वायरस के अगर टाइप की बात करें तो वायरस बेसिकली 2 से 3 प्रकार का होता है। टाइप में आप लोगों को और आगे अच्छे से बता दूंगी। सबसे पहले देखो पादप वायरस। पादप वायरस मतलब जो प्लांट में पाया जाता है, ऐसा वायरस जो कि पौधों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, पादप वायरस या फिर प्लांट वायरस कहलाता है। आगे देखो यहाँ पे जंतु वायरस भी दिया हुआ है। तो ऐसे वायरस जो कि किसी एनिमल में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जंतु वायरस कहलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे साइज देखो, आलू का वायरस 500 × 12 mu इसका साइज है ना। तंबाकू वायरस, तंबाकू का मोजेक वायरस, इसका भी आप लोग साइज देख सकते हो। पोलियो वायरस का भी मैंने साइज लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस का भी मैंने साइज लिखा हुआ है। वैसे अगर नोट्स में जाओगे तो मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि जो वायरस होते हैं उनका शेप तो अलग अलग होता ही है, बट उसका साइज भी क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। क्लियर हो गया इस आपको? तो ये सब आप लोग नोट्स में आगे देख लेना, है ना। तो एक बार फिर से एक बार डायग्राम देख लो कि जो वायरस होता है बेसिकली प्रोटीन और DNA RNA से मिल करके बना होता है, ठीक। और शेप भी इसका क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं वायरस के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ जो वायरस होते हैं उसमें निर्जीव वस्तु के समान भी गुण पाए जाते हैं और सजीव के समान भी गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है जीवित लक्षण, मतलब लिविंग कैरेक्टर। जो वायरस है वो कैसे एक जीव के समान व्यवहार करता है वो पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो कोरोना वायरस नहीं, जो वायरस होता है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। मतलब जो वायरस होता है वो प्रजनन भी कर सकता है और उसमें वृद्धि भी हो सकता है। तो ये जो प्रजनन और वृद्धि का गुण है वो एक प्रकार से सजीव के समान है। जैसे कि जो सजीव होते हैं उनमें होता है ना, वो ग्रोथ भी कर सकते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। तो सेम वायरस भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड नंबर में है DNA और RNA। आप सभी को पता है कि जो वायरस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताया था लास्ट टाइम, जो वायरस होता है उसके अंदर में क्या होता है, DNA RNA प्रेजेंट होता है और हमारे शरीर में भी DNA RNA प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक सजीव के समान ही क्या हुए, लक्षण हुए। थर्ड नंबर पे देखो प्रोटीन। जो वायरस होता है वो प्रोटीन से बना होता है। बेसिकली जो वायरस होता है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, DNA RNA और प्रोटीन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो DNA RNA को क्या करते हैं, कोट के रूप में जो है वो घेर करके रखे होते हैं, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं ना। तो देखा जाए तो जो वायरस होता है वो प्रोटीन के समान क्या करते हैं, अपना व्यवहार दिखाते हैं। अगला नंबर देखो एंटीजेनिक। क्या होता है एंटीजेनिक, क्या होता है एंटीजेनिक? तो देखो एंटीजेनिक मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप सभी को जो है वो वैक्सीन लगा होगा, है ना, वैक्सीन लगा होगा कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन कैसे बनता है, कोरोना वायरस से ही तो बनता है ना। जो मृत कोरोना वायरस होते हैं या फिर जो कमजोर कोरोना वायरस होते हैं उसको हमारे शरीर में क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि हमारा शरीर है
वो उस मृत कोरोना वायरस को वायरस समझ के उस लड़ने के लिए क्या करेगा, एंटीबॉडी पैदा करेगा, मतलब लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। तो लड़ने की क्षमता पैदा करेगा, तो जब हम किसी एक्चुअल में जब कोरोना वायरस से हमारा सामना होगा तो हमारा शरीर उसके प्रति जो है वो प्रतिरोधक क्षमता जागृत कर लेगा। तो एंटीजेनिक वही होता है, जो कोरोना वायरस होता है उनमें यह प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो वायरस होता है उनमें यह प्रॉपर्टी पाई जाती है कि हमारा शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। तो यही क्या कहलाता है, एंटीजेनिक गुण कहलाता है। और जो वायरस होते हैं उनमें एंटीजेनिक गुण पाया जाता है, अगर वो शरीर में एंटर करते हैं तो जो हमारा बॉडी होता है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है, वही आपका एंटीजेनिक गुण कहलाता है। ठीक, अगला देखो म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन। जो वायरस होता है उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो म्यूटेशन कर सके, वो उत्परिवर्तन कर सके। क्या होता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन क्या होता है, अनुवांशिक गुणों में बदलाव कर देना। जैसे कि सिकल सेल, सिकल सेल में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसका देखना शेप हंसियाकार का हो जाता है, जो सेल होता है ना कोशिका, उनका शेप बिल्कुल हंसियाकार का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार की म्यूटेशन के उदाहरण है। तो जो वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन की भी क्या पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है। तो ये सब चीज खैर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ गाइस, तो नोट्स में डोंट वरी आप लोगों को हिंदी मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज आप लोग जीवित लक्षण में लिखोगे वायरस का। ठीक, अब चलिए ये तो जीवित लक्षण हो गया। अब अजीवित लक्षण भी हम लोग देख लेते हैं। अजीवित लक्षण मतलब कैसे जो वायरस है वो एक निर्जीव वस्तु के समान जो है वो व्यवहार करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब चलो पहला देखो क्रिस्टल के समान। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि जो एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिखाया था कि जो वायरस होते हैं उनकी संरचना काफी जटिल होती है। जैसे क्रिस्टल होते हैं ना, सेम क्रिस्टल के समान व्यवहार दिखाते हैं। जैसे क्रिस्टल को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे छोटे छोटे जो वायरस होते हैं कण के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के समान इनकी आकृति होती है। तो ये भी एक प्रकार से निर्जीव है ना। सेकंड नंबर का देखो, इसमें श्वसन नहीं होता। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस बाहर कर रहे हैं, तो ये जो चीज है वो वायरस में नहीं होता है, बिल्कुल एक निर्जीव वस्तु के समान। अगर हमारे शरीर के बाहर है तो फिर ये लगेगा कि भाई ये निर्जीव वस्तु है, ना वो सांस ले पाता है, ना वो वृद्धि कर पाता है, ना वो फिर प्रजनन कर पाता है। ठीक, केंद्रक का अभाव होता है। वैसे देखो कोई भी सूक्ष्म जीव है, वो अगर कोई सेल है तो उसमें केंद्रक रहेगा ही रहेगा, लेकिन वायरस ऐसा चीज है ना जिसमें केंद्रक भी नहीं होता है। साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य भी वायरस में नहीं पाया जाता, जो कि एक अजीवित लक्षण है। ठीक, होस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद ही संक्रामक होते हैं। अगर वो हमारे शरीर से बाहर कहीं पे पड़ा है तो वो संक्रामक नहीं है, शरीर में एंटर करने के बाद ही वो अधिक ज्यादा मतलब शरीर में एंटर करने के बाद ही वो ज्यादा खतरनाक होते हैं वायरस। ठीक, अब चलिए सामान्य लक्षण देख लो, क्या क्या सामान्य लक्षण है। पहला तो मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, ऐसे खुले मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। हमेशा वो जो वायरस होते हैं वो परजीवी के रूप में मिलते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है, दूसरे के जीव में दूसरे शरीर में रह करके वो क्या करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। मतलब वहीं पे वो लोग ग्रोथ करेंगे, वहीं पे प्रजनन करेंगे, सब चीज वो दूसरे शरीर में, चाहे पेड़ पौधों की बात करो, चाहे किसी मनुष्य की बात करो, चाहे किसी दूसरे जानवर की बात करो, दूसरे के शरीर में ही रह करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। कौन, वायरस, है ना। जीवित सेल में प्रजनन एवं वृद्धि कर सकते हैं। बार में बता रही हूँ आप लोगों को, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा जीवित शरीर में ही होता है। एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया, कितना भी आप लोग एंटीबायोटिक खा लो, कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके लिए अलग ही टैबलेट आता है ना, तो एंटीवायरल ड्रग वगैरह आता है। और कुछ वायरस तो ऐसे जिनका कोई मेडिसिन ही नहीं है ना, कोई एंटीवायरल ही नहीं है। तो ये चीज होता है गाइस कि जो वायरस होता है उस पर एंटीबायोटिक का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो समझ गए आप लोग, इतने सारे लक्षण लिख लोगे। नोट्स में भी मैंने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो इंग्लिश वर्ड है ना वो सब हिंदी में आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी गाइस, है ना। चलिए हो गया, कैरेक्टर कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। जो वायरस है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया, कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया गया, किस बेस पे उसका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन की बात करें वायरस की, तो जो वायरस का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली किस बेस पे किया गया। सबसे पहले तो ये देखो, इस बेस पे किया गया है कि उसमें डीएनए उपस्थित है कि आरएनए उपस्थित है, उस बेस पे जो है वो इसको क्लासिफाई किया गया है। तो देखो यहाँ पे फाइलम वायरा, तो इसको दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखो डीऑक्सी वायरा। तो डीऑक्सी वायरा में क्या होता है, ऐसे वायरस जिसमें डीएनए प्रेजेंट है। और दूसरा होता है राइबो वायरा। राइबो वायरा में कौन सा आता है, जिसमें आरएनए उपस्थित है। क्लियर हुआ आपको। तो दो अलग अलग ग्रुप में इसको बांटा गया है, डीएनए उपस्थित है और आरएनए उपस्थित है उसके बेस पे। तो अगर हम डीएनए उपस्थित है उस वाले वायरस की हम लोग बात करें तो अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है डीऑक्सी हेलिका। इसका जो उदाहरण वगैरह है ना वो मैंने नोट्स में लिख दिया हुआ है, डीऑक्सी हेलिका। सेकंड नंबर में है डीऑक्सी क्यूबिका और थर्ड नंबर में है डीऑक्सी बाइनेला।
ये किसका है, डीएनए वाले वायरस का है। और आरएनए वाले वायरस की हम लोग बात करें तो पहला है राइबो हेलिकेला और दूसरा है राइबो क्यूबिका। तो ये सब ये बहुत ही छोटा सा ही है, इसका क्लासिफिकेशन उतना बड़ा नहीं है। तो ये क्या कर लेना आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वायरस आते हैं तो इसका एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहां पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके टाइप्स के बारे में बता देती हूँ कि जो वायरस है वो कितने टाइप के होते हैं। तो वायरस के टाइप में, जो वायरस का जो टाइप होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला तो होता है प्लांट वायरस, दूसरा होता है एनिमल वायरस और तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एनिमल वायरस के बारे में बता देती हूँ। तो एनिमल वायरस अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, जो गाय में स्किन डिसीज हो रहा है, लंपी डिसीज जान रहे हो आप लोग, जो लंपी वायरस जिसको हम लोग कहते हैं, पूरे गाय की स्किन में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है, प्रकार का वायरस ही है, वायरल इन्फेक्शन ही है ना। तो इस प्रकार ऐसा वायरस जो कि किसी एनिमल में पाया जाता है उसको हम लोग जंतु वायरस या फिर एनिमल वायरस बोलते हैं। और इस टाइप का जो वायरस होता है उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, उसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर का देखो प्लांट वायरस, यहाँ पे देखो कुछ पत्ती में छोटे छोटे कीड़े टाइप से दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, प्लांट वायरस कहलाता है, जो कि केवल पौधों में पाए जाते हैं। और इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना इसमें डीएनए नहीं होता है, इसमें केवल आरएनए होता है। जो एनिमल वायरस है उसमें डीएनए आरएनए दोनों होगा, और ये वाले वायरस में, जो प्लांट वाला वायरस है उसमें केवल आरएनए होगा, है ना। बात करते हैं बैक्टीरियोफेज का। थर्ड नंबर का होता है बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, खाते हैं, बैक्टीरिया को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप रेड कलर का देख रहे हो, ये क्या है, पूरा बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या लग गया, वायरस लग गया। देखो यहाँ पे ये अजीब टाइप का वायरस बताई थी, बैक्टीरियोफेज जिसको कहते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये होता है बैक्टीरियो वायरस, और इसमें जो होता है वो डीएनए प्रेजेंट होता है ना। इसका जो होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए, यहाँ पे देखो डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई सबको टाइप ऑफ वायरस। अब चलिए ये तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन कि जो वायरस है उसमें किस प्रकार से प्रजनन। अब चलिए इस वायरस में हम लोग रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो 5 चरणों में जो प्रजनन की क्रिया है वायरस में वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो 5वां स्टेप को मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन से बता रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो वायरस होता है वो अगर खुले में है, जैसे हवा वगैरह में तैर रहा है, तो रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकता है। वो रिप्रोडक्शन तभी कर सकता है जब उसको कोई होस्ट चाहिए। जैसे कि अगर इंसानों के शरीर में अगर वो एंटर करता है, जो जीवित कोशिका होती है, तो जीवित कोशिका के अंदर ही वो क्या करता है, अपना प्रजनन का कार्य पूरा करता है, ठीक। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहला स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो वायरस होता है वो किसी भी कोशिका में क्या होते हैं, अटैचमेंट करते हैं। जो वायरस होता है जैसे ही कोशिकाओं में जब वो चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद क्या होता है, वो एंट्री करते हैं, ठीक। वायरस क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो चुका है, अटैचमेंट के बाद यहाँ पर होता है एंट्री। तो वायरस किस प्रकार से कोशिका के अंदर एंट्री करता है, तो वायरस का जो डीएनए आरएनए वाला पार्ट है ना गाइस, वही केवल जो है वो कोशिका के अंदर एंटर कर पाता है। बाकी जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। केवल जो डीएनए आरएनए है वही कोशिका के अंदर जो है वो एंट्री कर पाते हैं। बाकी जो भी उसका आवरण वगैरह है, जो भी कैप्सिड वगैरह है, जो भी प्रोटीन वगैरह है, वो बाहर ही जो है वो रह जाता है, ठीक। थर्ड नंबर में देखिए रेप्लिकेशन। जैसे ही डीएनए आरएनए वगैरह कोशिका के अंदर एंटर कर लिए, उसके बाद क्या होता है, उनका रेप्लिकेशन होता है। मतलब उनमें यह क्षमता पाई जाती है कि वो क्या कर लेते हैं, द्विगुणन करना चालू कर देते हैं। वो अलग अलग भागों में वो क्या होने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं। विभाजित होने के बाद क्या होता है, वो उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उनमें जो है वो ग्रोथ होने लगता है। ग्रोथ होने के बाद लास्ट स्टेज आता है आपका रिलीज का। रिलीज में क्या होता है, नए वायरस बन के जो है वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे असेंबली कैसे होगा गाइस, यहाँ पे देखो जो भी डीएनए आरएनए होगा वो अन्य कंपोनेंट के साथ मिलकर के नवीन कण का निर्माण करते हैं, और उस नवीन कण को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस कहते हैं। तो टोटल 5 स्टेप में होगा। सबसे पहले वो अटैचमेंट होगा, कोशिका से वो अटैच होगा, देन उसके बाद उसका एंट्री होगा, कोशिका के अंदर वो एंटर करेंगे, देन वहां पे उसका रेप्लिकेशन होगा, देन असेंबली होगा, देन लास्ट में जो कण के रूप में जो वायरस है वो रिलीज हो जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से हिंदी में अपने नोट्स में लिखा हुआ है, सो डोंट वरी। और अगर आप लोग प्रजनन लिखोगे ना तो ये डायग्राम पे बना लेना, इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम आप लोग बना लेना, है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि जो वायरल डिसीज कौन कौन से है, मतलब ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो कि वायरस से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले देखो पोलियोमाइलाइटिस।
पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो एकदम से अपाहिज हो जाते हैं, उनके जो पैर वगैरह होते हैं ना मुड़ जाता है, हाथ वगैरह मुड़ जाता है, कमर मुड़ जाता है, तो मतलब उनका जो मसल होता है वो इस प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो देखो पोलियोमाइलाइटिस में जो वायरस होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, पोलियोमाइलाइटिस वाला वायरस, इसको क्या बोलते हैं, पोलियो वायरस। क्या नाम है इसका, पोलियो वायरस, पोलियो वायरस बोलते हैं इसको। तो देखो कैसे फैलता है पोलियो वायरस, जैसे कि अगर मान लो पोलियो वायरस अगर खाने की चीजों में है या फिर पानी में है, और मान लो कोई व्यक्ति खाने की चीजों पानी को अगर ग्रहण कर लिया, तो जो वायरस है वो क्या होगा, बच्चे के शरीर में जो है वो एंटर कर लेता है। एंटर करने के बाद जो वायरस है वो हमारे इंटेस्टाइन में क्या करने लगता है, ग्रोथ करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। ठीक, जो हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, वहीं पे वो क्या करने लगता है, अपना वृद्धि करने लगता है, और वायरस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। और शरीर में फैलने के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो मसल नियंत्रण का कार्य रहता है, पेशी जो होता है, पेशियां उनके संकुचन पूरा नियंत्रण का कार्य स्पाइनल कॉर्ड के पास ही होता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तो फिर ये वाली स्थिति, पैरालाइसिस वाली स्थिति क्या हो जाता है, पेशेंट में आ जाता है, और इस स्थिति को हम लोग पोलियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ठीक, इसके वायरस का नाम याद हुआ, पोलियो वायरस इसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब चलिए सेकंड नंबर पे देखिए रेबीज। रेबीज तो सभी को पता ही है, कुत्ते के काटने से होता है ना रेबीज। देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुत्ता जिसको पहले से ही कोई कुत्ता अगर कोई डॉग है वो इन्फेक्टेड है, और ऐसा डॉग अगर किसी को बाइट कर दिया है, डॉग में ही नहीं अगर कोई बिल्ली है, लोमड़ी है, चमगादड़ है, सियार वगैरह है, ये सभी में ये जो रेबीज वायरस है ना वो पाए जाते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा कोई जानवर कट करता है, चाहे बिल्ली भी कट करे, चाहे कोई चमगादड़ पक्षी वगैरह कट करे, या फिर कोई कुत्ता भी कट करे, तो तुरंत जाकर के हॉस्पिटल में हमको इस रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, है ना। अगर मान लो ये जो सलाइवा आप लोग देख रहे हो, जो कि डॉग के लार में जो बहता है ना, उसी में वायरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर वो वायरस किसी इंसान को अगर वो जो डॉग है किसी इंसान को बाइट कर लिया और उसका वायरस अगर उस इंसान के ब्लड में एंटर कर लिया, तो फिर क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालता है, मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसमें सूजन आ जाता है। क्लियर हुआ। जो रेबीज के काटने से अगर इंजेक्शन नहीं लगा उसको, तो हमारे ब्रेन में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। अगर ब्रेन में सूजन आया तो फिर कई तरीके के लक्षण देखने को मिलता है। कैसे, जैसे कि देखना, जो रेबीज कुत्ते के काटने वाले होते हैं ना, उनको पानी से डर लगता है, खाने पीने की चीजों से डर लगता है। ये सब जो है वो ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण ही होता है। तो बहुत सारे लक्षण होता है, पेशेंट का शरीर अकड़ जाता है। तो देखो कुछ इस प्रकार से होता है ये जो वायरस होता है वो। ठीक, तो कभी भी अगर ऐसे कुत्ता वगैरह काटते हैं ना, तो तुरंत इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। गवर्नमेंट में तो फ्री में लगता है इंजेक्शन, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब देखो चिकन पॉक्स, इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, माता ना बोलते हैं ना, छोटी माता बड़ी माता, थोड़ा कंफ्यूजन है। छोटी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता है गाइस, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी माता, है ना। और चिकन पॉक्स, तो यहाँ पे देखिए चिकन पॉक्स वाला जो वायरस होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, चिकन पॉक्स वाला वायरस, है ना। तो इसका वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला वायरस। इसको वेरिसेला वायरस बोलते हैं, और हिंदी में छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स। तो कभी ना कभी तो बहुत लोगों को हुआ ही होगा चिकन पॉक्स। देखना पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं, दाने आ जाते हैं, फफोले टाइप से हो जाते हैं, कुछ दिन बाद दाने ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो ये होता है चिकन पॉक्स। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंजा वायरस, जो सर्दी खांसी बुखार आता है ना, वही है इन्फ्लुएंजा वायरस। जो फ्लू बोलते हैं ना, नॉर्मली जो फ्लू वगैरह लग जाता है, वही क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी। इसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी नाम इसका है। बुखार आता है, खांसी वगैरह आता है, जैसे कोरोना टेस्ट होता है सेम, इसका भी जांच उसी तरीके से किया जाता है। तो देख लेना गाइस आप लोग वायरल डिसीज का, और कुछ छूट गया होगा तो मैं नोट्स में आप लोग देख लेना, है ना। चलिए नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप यू गाइस समझ आया होगा आज का टॉपिक। तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबको कमेंट पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट टाइम हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर के आएंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, तो वो भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हूँ, जहां पर जाकर के सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो लाइन से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।